हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, इसका जो चैप्टर का फुल जो डिटेल है, ए टू जेड एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का फुल कंसेप्ट, हम पहले इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हो, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर जो बुक के बीच के हैं, यानी टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 51 में है पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ए हनीकॉम्ब like structures in which he noticed small box like compartments। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हनीकॉम्ब देखा और नोटिस किया कि इसमें स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो उसको यहाँ से आइडिया मिला और उसके बाद उसने क्या करा, देन ही एग्जामाइंड ए स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क बच्चों उसको बोलते हैं प्लांट की जो बार्क होती है, तो वो उसमें क्या होती है, डेड सेल की बनी होती है बार्क। तो ये जो डेड सेल की बनी जो बार्क है, इसको कॉर्क कहते हैं। ये कॉर्क से बनी होती है, यानी कॉर्क मतलब डेड सेल ऑफ द प्लांट्स यू कैन से। तो इसको उसने क्या है, माइक्रोस्कोप में देखा और देखा कि इसमें सिमिलर टिन्नी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसको उसने इनको सेल्स नाम दिया। सेल्स का मतलब होता है स्मॉल रूम्स लाइक इन ए बिल्डिंग। व्हाट ही एक्चुअली सॉ वर द सेल वॉल्स ऑफ द डेड प्लांट सेल्स। तो उसने जो स्ट्रक्चर देखे इस टाइप के, जो बार्क है ट्री की, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर देखे। तो इनको उसने क्या, ये जो सेल वॉल्स है, एक्चुअली में ये सेल वॉल्स थी जिसको उसने देखा। His discovery in 1665 marked the beginning of cell biology। और यहीं से सेल बायोलॉजी की स्टार्ट हुई 1665 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर है द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज all living organisms are made up of cells. They can be single-celled like bacteria or multicellular like humans. But in both cases, cells form the basic building blocks of the body. क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हमारी बॉडी मतलब सेल्स की बनी हुई है। अब चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल ही है। सेकंड चीज है, ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो ये सारी एक्टिविटी जो है सेल के अंदर होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और जितनी भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सेल्स के अंदर ही होती हैं। इसीलिए जो है हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो इसका आंसर है सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रकार का, एक पर्टिकुलर टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है एक किस्म से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। तो गैसेस जो है डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सचेंज होता है गैस का। It travels from an area of high concentration inside the cell। अब सेल के अंदर जो क्या होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, और सेल के बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो फ्लो
सेल के अंदर से बाहर की तरफ होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मूव आउट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और वाटर क्या होता है, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या है कि सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन वाटर का क्या है, ज़्यादा है, और बाहर क्या है, कम है, तो फ्लो क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा। और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या है, कम है, तो फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, सेल की तरफ। तो इस प्रकार से एक होम्योस्टेसिस बना रहता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और भी बहुत सारे लिक्विड्स और हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि शुगर बैलेंस होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वाटर का फ्लो जो होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, इसका आंसर है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंस जो है सेल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो सेलेक्टिवली अंदर बाहर जाते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। It lets useful substances like oxygen, water and nutrients enter the cell. It allows waste products like carbon dioxide to leave the cell. However, it prevents harmful or unnecessary substances from entering. This selective control helps the cell maintain a stable internal environment and carry out its function properly। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए, ताकि वाटर बैलेंस रहे, साल्ट लेवल बैलेंस रहे बॉडी के अंदर, और टेम्परेचर बैलेंस रहे। तो ये सारी मूवमेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। पेज नंबर 55, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर टेबल दे रखी है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कुछ डिफरेंस हमें दे रखे हैं और कुछ डिफरेंस हमें भरने हैं, जैसे सेकंड नंबर और 4 नंबर हमें भरना है। तो न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, ये आपको लिख देना है यहाँ पे। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक केस में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर से जो है वो कवर नहीं होता उसमें, मतलब कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस न कह के न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये लिख देना है इसमें। यहाँ पर जो 4 है उसमें आप लोगों को लिख देना है यूकैरियोटिक सेल के नीचे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। यानी यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। गोल्जी एपरेटस वगैरह जितने भी हैं, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। फाउंड इन प्लांट सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, और क्लोरोप्लास्ट केवल ये प्लांट सेल में होता है, और सम एल्गी, तो इनका अपना डीएनए होता है। दीज ऑर्गेनल्स कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल एंड आर बिलीव्ड टू हैव इवोल्व्ड फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। तो इसका मतलब क्या है कि
स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस था नहीं, उसमें केवल डीएनए गायरेज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक बड़ी जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो इससे बड़ी थी और उसने इसको इनगल्फ कर दिया, यानी उसको खा लिया। तो क्या हुआ, इसके बाद इसका इवोल्यूशन शुरू हो गया। तो ये सेल ऐसी आ गई, ऐसी हो गई। और इसका क्ल्यू कहाँ से मिलता है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल क्या है, उसके बाद ये फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल थी। तो फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल ऐसे बनी होगी, यानी बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया और इसलिए ये डबल लेयर्ड हो गई। यूकेरियोटिक सेल क्या की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है। और उसके बाद ये यूकेरियोटिक सेल में डेवलप हो गई, मेम्ब्रेन बाउंड सेल हो गए, ऑल दैट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। तो अगर सेल के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, the cell will not be able to perform its vital functions and will ultimately die. रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर्स लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स इज इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट रिमूवल एक्सेट्रा। क्योंकि सेल डाई हो जाएगी और ये सारी प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। रेस्पिरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, वेस्ट रिमूवल हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी अगर सेल के ऑर्गेनल क्या हो गए, सारे डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा क्या होगा, डैमेज टू मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, एंजाइम डिस्ट्रक्ट दीज प्रोसेसेस। डैमेज टू मेम्ब्रेन्स और एंजाइम्स या मेम्ब्रेन्स या एंजाइम्स को जो सेल के अंदर होते हैं अगर वो डैमेज हो गए तो क्या होगा, ये सारी प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी। वंस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट द सेल कैन नो लॉन्गर मेंटेन होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस का मतलब है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस हो गया, टेम्परेचर बैलेंस हो गया, शुगर बैलेंस हो गया, ये सब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स। Lysosomes are known as suicidal bags because they contain powerful digestive enzymes that can break down the cell's own components if needed. तो सेल के जितने ऑर्गेनल्स होते हैं अगर ये क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, ये इन ऑर्गेनल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, या यूं कह लो ये पूरी सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि ये डैमेज सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट डैमेज्ड और अनवांटेड मटेरियल विद इन द सेल। एक तो सेल के अंदर जो बनते हैं डैमेज्ड या अनवांटेड मटेरियल, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इफ ए सेल इज बैडली डैमेज्ड और अंडर स्ट्रेस, लाइसोसोम्स कैन बस्ट, यानी लाइसोसोम क्या कर देता है, बस्ट कर देता है अपने आप को, यानी पूरी सेल को ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और तो क्या हो जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा। दीज एंजाइम्स देन डाइजेस्ट द इंटायर सेल, और पूरी सेल को ये क्या एंजाइम क्या हो करता है, कंज्यूम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है फ्रॉम द इनसाइड, ए प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलाइसिस। तो जो लाइसोसोम है पूरी सेल को क्या कर देता है, खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डैमेज टू नियर बाई सेल्स। और ये अपनी सेल को खुद ही मतलब खुद ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। उसका कारण क्या है, ताकि बाकी बची हुई सेल क्या होंगी, सेफ रहें। नहीं तो एक डैमेज सेल क्या होगा, दूसरी सेल में इन्फेक्ट हो जाएगी और सारी सेल खराब होने से बचने के लिए ऐसा लाइसोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है,
आंसर है इसका प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल बाय राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या बनाता, प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। हियर इज वेयर इट हैपन्स, फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है जहाँ वो प्रोटीन बनाता है। दैट स्टे इनसाइड द सेल लाइक एंजाइम्स यूज्ड इन द मेटाबॉलिज्म। जैसे मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स यूज होता है, उसी प्रकार राइबोसोम्स क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है। सेकेंड थिंग, राइबोसोम्स अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है विच मेक्स प्रोटीन दैट आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। एक तो यानी मेम्ब्रेन के बाहर जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्सपोर्ट करता है, किसके जरिए, RER के जरिए प्रोटीन भेजता है, और सेंड टू द सेल, मतलब बनाता भी है। RER के अंदर जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है सेल के बाहर भी, और सेंड टू द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ता है, उसको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है प्रोटीन, और लाइसोसोम्स को भी। सो राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है, मेन साइट है प्रोटीन बनाने की सेल के अंदर। तो बच्चों, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।